वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 28 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है नवपाषाण युग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। नवपाषाण काल की एक शैल कला को अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में पाई गई है, तभी ये चर्चा में आया है। तो देख लेते हैं नवपाषाण युग के बारे में। तो नवपाषाण युग, जिसे नया पाषाण युग भी कहा जाता है, ये प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बीच सांस्कृतिक विकास या तकनीकी विकास का अंतिम चरण है। नवपाषाण शब्द का प्रयोग कृषि संबंध में सबसे अधिक बार किया जाता है। यही वह समय है जब अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी। विकास का नवपाषाण चरण होलोसीन युग यानी पृथ्वी के इतिहास के अंतिम 11,700 वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ था। नवपाषाण काल का आरंभिक बिंदु आमतौर पर 10,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। नवपाषाण काल पुरापाषाण काल या चिप्पड़ पत्थर के औजारों के युग के बाद आया और ये कांस्य युग या धातु युग के औजारों के प्रारंभिक काल से पहले का काल ये था। नवपाषाण क्रांति की शुरुआत मध्य पूर्व के एक क्षेत्र फर्टाइल क्रीसेंट में हुई थी, जहां मनुष्यों ने सबसे पहले खेती की शुरुआत की थी। नवपाषाण युग की विशेषताएं क्या थीं? तो नवपाषाण युग, इसकी विशेषताओं में पॉलिश या पीस कर बनाए गए पत्थर के औजार, पालतू जानवर और पौधों पर निर्भरता, स्थायी गांवों में बसावट और मिट्टी के बर्तन और बुनाई जैसे शिल्पों की उपस्थिति यहाँ पर पाई गई थी। घर मिट्टी और ईख के आयताकार या गोलाकार आकार के बनाए जाते थे। इस अवधि के दौरान पहली बार शराब का उत्पादन किया गया था और वास्तुकला के साथ ही इसकी आंतरिक और बाहरी सजावट को पहली बार सामने आई थी। नवपाषाण युग का अंत कैसे हुआ? तो नवपाषाण युग के अंत में तांबा धातु विज्ञान की शुरुआत हुई, जो कांस्य युग के संक्रमण काल को चिन्हित करता है, जिसे कभी कभी ताम्रपाषाण या एनोलिथिक युग भी कहा जाता है। समय के साथ कांस्य औजारों और हथियारों के लिए प्राथमिक सामग्री बन गया और पत्थर के प्रौद्योगिकी का एक अच्छा हिस्सा अप्रचलित हो गया, यानी मतलब इसका चलन कम हो गया, जो नवपाषाण और इस प्रकार के पाषाण युग के अंत का संकेत करता है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थलों में इसमें कश्मीर का बुर्ज-होम, बिहार का चिरांद और उत्तर में आंध्र प्रदेश और केरल में एडक्कल की गुफाएं इसमें शामिल हैं। हमारा अगला आर्टिकल है प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स काउंसिल के बारे में। तो ये प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद ने अभी हाल ही में शिक्षा और कौशल क्षेत्र में अग्रणी गैर लाभकारी संगठन मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तभी ये चर्चा में है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। MEPSC एक क्षैतिज क्षेत्र कौशल परिषद है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपनी तरह के एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के आधार की धारा 8 इसमें लाभकारी कंपनी नहीं शामिल है के रूप में यह शामिल किया गया था। परिषद कौशल विकास मंत्रालय के संरक्षण में काम कर रही है। इसे भारत में प्रबंधन पेशे की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा इसके एकमात्र प्रवर्तन के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। MEPSC कौशल नियामक, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक मान्यता प्राप्त पुरस्कार देने वाली संस्था है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा ये समर्थित है। MEPSC लगभग 4.75 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने में 50 योग्यता पैक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक और विकसित करने को तैयार करने और उनके अगले 10 वर्षों में 550 से अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। MEPSC 5 प्रमुख क्षेत्रों में कौशल विकास पहल का नेतृत्व करेगा। इसमें प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, कार्यालय प्रबंधन, व्यावसायिक कौशल और शिक्षा क्षेत्र में गैर शिक्षण कार्य भूमिकाएं और उद्यमशीलता आदि शामिल हैं।
MEPSC बोर्ड में कई समान रूप से प्रसिद्ध और अनुभवी व्यावसायिक नेता, शिक्षाविद, NSDC, AIMA और मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। देख लेते हैं अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये AIMA को 1997 में भारत सरकार और उद्योग के सक्रिय समर्थन से प्रबंधन पेशे की एक शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया था। AIMA एक गैर लाभकारी, गैर लॉबिंग संगठन है जो भारत के प्रबंधन पेशे को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग, सरकार, शिक्षा जगत और छात्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है। AIMA के पास 38,000 से अधिक सदस्यों की सदस्यता के आधार पर AIMA से संबंध 67 स्थानीय प्रबंधन संघों के माध्यम से लगभग 6,000 कॉर्पोरेट संस्थागत सदस्य हैं। इसका प्रतिनिधित्व भारत सरकार के कई नीति निर्धारक निकायों और राष्ट्रीय संघों में किया जाता है। AIMA प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन, कार्यकारी शिक्षा और प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। प्रबंधन में अपने प्रमुख स्नातकोत्तर डिप्लोमा के अलावा AIMA संगठनों और संस्थानों के लिए अत्याधुनिक व्यावसायिक समाधान पेश करते हुए प्रबंधन पेशेवरों और छात्रों को समय के साथ चलने में मदद करने के लिए सामयिक उद्योग उन्मुख कार्यक्रम और पहल प्रदान करता है। AIMA को अक्सर सरकार द्वारा विशेष समितियों में शामिल किया जाता है। AIMA एशियन एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक सक्रिय सदस्य है जो विश्व प्रबंधन परिषद का एशिया प्रशांत क्षेत्रीय निकाय है। हमारा अगला आर्टिकल है रेफरेंस फ्यूल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन लॉन्च किया है। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं, रेफरेंस फ्यूल के बारे में। तो अब आइए देखते हैं। रेफरेंस फ्यूल यानी गैसोलीन और डीजल ये प्रीमियम उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं जिनका उपयोग OEM और ऑटोमोटिव क्षेत्र के प्रशिक्षण और प्रमाणन में शामिल संगठनों द्वारा वाहनों के अंशांकन और परीक्षण के लिए किया जाता है। इंडियन ऑयल ने भारत में पहली बार रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू किया है। इन ईंधनों का उपयोग ऑटोमोबाइल निर्माताओं और ICAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और ARI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा वाहन के अंशांकन और परीक्षण के लिए किया जाता है। ये स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद वाहन निर्माताओं के लिए बेहतर कीमत और न्यूनतम समय सीमा पर आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देंगे। फ्लैगशिप पारादीप रिफाइनरी के संदर्भ में गैसोलीन ईंधन E0, E5, E10, E20 और E85, E100 में उपलब्ध होगा। रेफरेंस डीजल ईंधन ये पानीपत रिफाइनरी से E7 ग्रेड में उपलब्ध कराएगा। ये पानीपत का जो रिफाइनरी है। भारत में रेफरेंस फ्यूल की मांग फिलहाल दूसरे देशों के आयात करके पूरी की जाती है। इंडियन ऑयल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद ऑटोमोटिव उद्योग मानक विनिर्देशों को पूरा करता है, आयात का विकल्प देता है और कम समय के साथ बेहतर कीमत पर उपलब्ध होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी पारादीप रिफाइनरी में रेफरेंस गैसोलीन ईंधन E5 और E10, E20 इसको और अपनी जो पानीपत रिफाइनरी रेफरेंस से B7 के उत्पादन के लिए सुविधाएं स्थापित की हैं। हमें रेफरेंस फ्यूल की आवश्यकता क्यों है? तो आइए देख लेते हैं। वैश्विक जलवायु परिस्थितियों के परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए, इंजन विकसित करने और वाहनों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा संदर्भ ईंधन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इन रेफरेंस फ्यूल का आयात भारत द्वारा यूरोप और अमेरिका की चुनिंदा कंपनियों से किया जा रहा है, इसीलिए इसकी आवश्यकता हमें है। अब आइए देख लेते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है बेरिंग सागर के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो ये बेरिंग सागर ये आर्कटिक ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के बीच में ये बेरिंग स्टेट है और यहाँ पर बेरिंग सागर है और आर्कटिक ओशियन और
नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के जो दोनों धाराओं के बीच में की धाराओं का मिलान होता है, जहाँ दो समुद्र आकर मिलते हैं उसको स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर बेरिंग स्टेट पड़ती है और ये पूरा एरिया ये बेरिंग सी कहलाता है। और यहाँ पर ये है अमेरिका का अलास्का का रीजन, और ये है रसिया का जो साइबेरियन रीजन है। और ये अलास्का का रीजन पहले रसिया का ही हुआ करता था और बाद में रसिया ने बेच दिया तो अमेरिका ने इसको ले लिया था। ये तो बेरिंग सी ये अमेरिका और रूस के से अपनी सीमा साझा होती है इसकी, और बेरिंग स्टेट ये अमेरिका और रूस को अलग करती है। अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो अभी एक हालिया अध्ययन आर्कटिक के उत्तरी प्रशांत महासागर और बेरिंग तक जाने वाली एक समुद्री बर्फ में गिरावट को पूर्वोत्तर चीन में जंगल की आग के खतरों की बढ़ती घटना से जोड़ता है। तो अब आइए देख लेते हैं बेरिंग सागर के बारे में। तो ये जैसा कि हमने अभी बात की, ये प्रशांत महासागर के सबसे उत्तरी भाग का एक सीमांत समुद्र है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करता है। उत्तर में बेरिंग सागर बेरिंग जलडमरू मध्य के माध्यम से आर्कटिक महासागर को जोड़ता है, जिससे सबसे संकीर्ण बिंदु पर दोनों महाद्वीप लगभग 53 मील यानी 85 किलोमीटर दूर है। इसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में अमेरिका राज्य के अलास्का क्षेत्र और पश्चिम में कमचटका प्रायद्वीप और रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र दक्षिण में अलेउतियन द्वीपों की श्रृंखला से लगती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच की सीमा समुद्र और जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। बेरिंग सागर को दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें समुद्र के उत्तरी और पूर्वी भागों महाद्वीप शेल्फ के साथ एक उथला क्षेत्र और इसके दक्षिण पश्चिम भाग में एक गहरा क्षेत्र, ये जो बेरिंग जलडमरू मध्य एक अपेक्षाकृत उथला मार्ग है जिसकी गहराई औसतन 100 से 165 फीट यानी 30 से 50 मीटर है। यहाँ एक घाटी है। ये बेरिंग सागर को लगभग 16 पनडुब्बियाँ घाटियाँ हैं बेरिंग सागर में। तो समुद्र में केंद्र में स्थित एक जो समुद्र के केंद्र में स्थित एक बड़े पानी के नीचे की घाटी है जिसे जेमचुंग घाटी के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी पनडुब्बी घाटी भी है। यहाँ पर नदियाँ तो समुद्र में गिरने वाली दो नदियाँ इनको अनादीर और यूकोन नदियाँ इनके नाम हैं। यहाँ पर द्वीपों में देखें तो अलेउतियन और कोमांडोर द्वीप समूह के अलावा यहाँ पर समुद्री जलडमरू मध्य के दोनों में कई अन्य बड़े द्वीप भी यहाँ शामिल हैं। इसमें अलास्का जल में नुनिबाक, सेंट लॉरेंस और नेल्सन द्वीप और रूसी जल में कारागिर द्वीप शामिल हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य में बसंत के समय दुनिया में सबसे बड़े प्रवासन में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों पक्षी और लाखों समुद्री स्तनधारी बेरिंग जलडमरू मध्य के माध्यम से उत्तर की ओर पीछे हटने वाली समुद्री बर्फ का अनुसरण करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का हिस्सा बन गया है। तो तभी ये चर्चा में आया है। आईसीएन की अवधारणा 1997 में गठित एक समूह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश से उत्पन्न हुई। इसकी स्थापना अक्टूबर 2001 में दुनिया भर के 15 प्रतिस्पर्धा एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा की गई थी। इसका संचालन आईसीएन का सर्वोच्च संस्था है। आईसीएन जिसमें 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल होती हैं। आमतौर पर यह नियमित संपर्क बनाए रखने और व्यवहारिक प्रतिस्पर्धा चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक विशेष लेकिन अनौपचारिक स्थान के साथ एंसीट्रस्ट अधिकारियों को प्रदान करता है। संचालन समूह के सदस्यों में विषम संख्या वाले जो वर्षों में आईसीएन वार्षिक सम्मेलन में संचालन समूह प्रतिनिधियों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये एकमात्र वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए समर्पित है और इसके सदस्य राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका कोई औपचारिक सचिवालय या परिसर नहीं है। सीसीआई के बारे में मुख्य तथ्य। तो सीसीआई ये भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी।
सीसीआई का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पैदा करना और उसे बनाए रखना, जो उत्पादों को समान अवसर प्रदान करेगी और बाजारों को उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए काम करेगी। इसमें एक अर्ध न्यायिक निकाय संरचना है ये, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। सीसीआई के सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आइए देख लेते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है नदी डॉल्फिन के बारे में, जो यानी नदी डॉल्फिन की जो वैश्विक घोषणा हुई है उसके बारे में है। तो आइए देख लेते हैं। ये एक अभूतपूर्व विकास में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिका देशों ने अभी हाल ही में एक वैश्विक घोषणा नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है दुनिया के वो 6 शेष नदी हैं इन डॉल्फिन इनकी प्रजातियों को संरक्षित करना है। तो अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये घोषणा 14 देशों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन की गई थी, जहां नदी डॉल्फिन निवास करती हैं, जिसमें मीठे पानी की डॉल्फिन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना और सबसे कमजोर आबादी को आगे बढ़ाना है। ये घोषणा जीवित नदी डॉल्फिन और की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाएगी। ये घोषणा को अपनाने वाले देशों में बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला शामिल हैं। इसमें शामिल देश डॉल्फिन के आवास में पानी की गुणवत्ता में सुधार करने, संरक्षित क्षेत्र बनाने, अत्यधिक मछली पकड़ने से निपटने और जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में पर सहमत हुए हैं। देख लेते हैं नदी डॉल्फिन के बारे में कुछ तथ्य। तो ये नदी डॉल्फिन छोटे आमतौर पर मीठे पानी का जलीय स्तनधारी की एक 6 प्रजातियों में से एक है, जो व्हेल से संबंधित है। 7वीं नदी डॉल्फिन प्रजाति ये चीनी नदी डॉल्फिन या बाईजी को 2007 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये डॉल्फिन दक्षिण मध्य एशिया, चीन और दक्षिण अमेरिका की नदियों और ब्राज़ील के अर्जेंटीना और उरुग्वे के तटीय जल में पाए जाते हैं। सामान्य इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो उनके पास बहुत सारे दांत से युक्त पतली चोंच, छोटी आंखें और लचीली गर्दन और शरीर, स्पष्ट माथे पर तरबूज से के जैसे बड़े फ्लिपर्स और छोटे पृष्ठीय पंख होते हैं। नदी डॉल्फिन तो इसकी 6 प्रजातियां, इसमें अमेजन, सिंधु, गंगा, इरावती, तुकुसी और यांगसी फिनलेज पोर्पाइस हैं। नदी डॉल्फिन की सभी 6 प्रजातियों को आईसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे बड़ी अमेजन नदी डॉल्फिन है, इसको इनिया जियोफ्रेंसिस कहते हैं। ये नदियों में स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, यानी अगर ये नदी में पाई जाती हैं तो यानी उस नदी का पानी और वहाँ का वातावरण एकदम सही है। जहाँ मीठे पानी की डॉल्फिन की आबादी फल फूल रही है, संभावना है कि वहाँ की समग्र नदियों की प्रणालियों भी वहाँ पर फल फूल रही हैं। हमारा अगला आर्टिकल है बीटलुजस के बारे में। बीटलुजस तारा है, इसके बारे में तो आइए देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने अभी महाविशाल बेटल्यूज तारे के अचानक मंद पड़ने के पीछे का रहस्य को सुलझा लिया है और उन सिद्धांतों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि तारा अपने विकास के अंतिम चरण में प्रवेश कर सकता है। तारा जब अंतिम चरण में अपने प्रवेश करता है उसके बाद में वो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। तो अब आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ये एक विशिष्ट नारंगी लाल रंग वाला एक लाल महादानव तारा है। ये लगभग 10 मिलियन वर्ष पुराना है और सूर्य से बहुत छोटा है। यह पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर है और ये ओरायन तारा मंडल में स्थित है। इसकी चमक के कारण इसे पहचानना विशेष रूप से आसान है। ये प्रायः आकाश का 10वां सबसे चमकीला तारा है। ये नंगी आंखों में दिखाई देने वाले सबसे बड़े सितारों में से एक है। हालांकि ये बड़ा और चमकीला है, ये बेटल्यूज वास्तव में उतना गर्म नहीं है। इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 3300 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। बेटल्यूज को अर्ध नियमित परिवर्तनशील तारा के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जो एक प्रकार का परिवर्तनशील तारा है जिसकी चमक समय समय पर बढ़ती और घटती रहती है और ये कभी कभी अनियमित प्रकाश का परिवर्तन से भी गुजरता है। आमतौर पर बेटल्यूज का चक्र 400 दिन का होता है और साथ ही एक लंबा चक्र भी होता है जो लगभग 5 साल तक चलता है। कभी कभी 5 साल भी होता है, वैसे मोस्टली ये 400 दिन का होता है इसका चक्र।
हमारा अगला आर्टिकल है गुडबी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के गुडबी पक्षी अभ्यारण्य में कई पक्षियों की अचानक मौत से वन विभाग के अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है। तो तभी ये चर्चा में आया है। तो ये कर्नाटक के प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है। ये गुडबी झील के तट पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम गुडबी पक्षी अभ्यारण्य है। ये प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता से भरपूर है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के पर्यटकों को आकर्षित करता है। जीव जंतुओं में यहाँ पर 217 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है यहाँ पर, जिसमें ग्रे हेरॉन, लिटिल कॉर्मोरेंट, लिटिल ग्रीब, व्हाइट आइबिस और व्हाइट हेडेड क्रेन जैसे आवासीय और प्रवासी पक्षी शामिल हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर घास के टुकड़ों से घिरी नम पर्णपाती वन प्रजातियों में से आच्छादित है। इस आर्द्रभूमि वनस्पतियों में दलदली पौधों और माइक्रोफाइट बायोटा शामिल है। अब देख लेते हैं आर्द्रभूमि क्या होती हैं। तो आर्द्रभूमि इसे दलदल या पीठ भूमि या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम पानी के रूप में, ये स्थायी या अस्थायी पानी, स्थिर या ताज़ा बहने वाला पानी, खारा या खारा समुद्री पानी के क्षेत्र सहित के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी प्रकार का पानी है और वहाँ पर हमेशा जो सालों भर पानी रहता है पूरे साल, तो वहाँ उसको ऐसी भूमि को आर्द्रभूमि ऐसी जगह को घोषित कर दिया जाता है। अब आइए हमारा अगला आर्टिकल देख लेते हैं। बन्नी उत्सव के बारे में हमारा अगला आर्टिकल है, तो देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में पारंपरिक बन्नी उत्सव के दौरान 3 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, इसीलिए चर्चा में आया है। तो ये एक पारंपरिक छड़ी की लड़ाई, इसमें इस उत्सव में जो लोग हैं आपस में छड़ी से लड़ाई लड़ते हैं। ये हर साल दशहरा के उत्सव की रात को मनाया जाता है। इस घटना का उद्देश्य भगवान की टीम से मूर्तियों को छीनना, जो टीमें होती हैं उसमें भगवान की मूर्तियां दोनों टीमों के पास होती हैं, उनको छीनना होता है, जिसमें एक भयंकर इनकी दोनों में युद्ध, मतलब भयंकर लड़ाई होती है। युद्ध तो ज़्यादा बड़ा शब्द हो जाता है, जिसे बन्नी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये त्यौहार विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत लोगों द्वारा मनाया जाता था। एक राक्षस मणि और मल्लासुर पर भगवान मालामालेश्वर स्वामी और देवी पार्वती की जीत के कारण ये मनाया जाता है, जिसमें देवरगट्टू क्षेत्र में के लोगों को इसमें परेशान कर रखा था उस राक्षस ने, तो उसको भगवान शिव ने हराया था। तो ये जो भगवान शिव, इनका यहाँ पे भगवान मल्लेश्वर स्वामी के रूप में इनको जानते हैं, ये भगवान शिव का ही नाम है। इनने हराया था राक्षस को, तो इसी के लिए ये मनाया जाता है त्यौहार उत्सव। तो अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ। तो ये अनुष्ठान आधी रात को होता है, जब शासक देवता मलम्मा यानी पार्वती और मल्लेश्वर स्वामी यानी शिव की जुलूस मूर्तियों को नेरा नेकी के पहाड़ी मंदिर पर ले जाया जाता है। पहाड़ी मंदिर पर ले जाते समय दोनों टीमों में छीना झपटी होती है। तब श्रद्धालु एक दूसरे के सिर पर वार करने के लिए अपने साथ लंबी लाठियां या लाठियों से लेकर चलते हैं। इनकी लड़ाई का मूल विचार जुलूस की मूर्ति पर कब्जा करना होता है। तो अब हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। अभी हमारा कुछ साथ सही नहीं चल रहा है, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं। अब आगे से वीडियो कंटिन्यू आएगी। अब तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।